जो पहले के राइटर्स थे, से सलीम जावेद साहब की बात करें, उनके अलग चैलेंजेस थे। आज के आपके राइटिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे? अभी भी हम प्राइमरली फॉर्मूला ड्रिवन या ट्रेंड फॉलोइंग इंडस्ट्री हैं, rather than saying कि let's create new trends, Right. let's always tell a new fresh story in a very engaging way. क्योंकि आई थिंक नई कहानी engaging way में हमेशा चलती है। तो एक ये बहुत बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है कि कहीं ना कहीं हम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है इंडस्ट्री में कहानियों को लेके, और इसलिए राइटर्स को बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है व्हेन दे आर पिचिंग अ न्यू स्टोरी। राइट। एंड सेकंड ऑफ कोर्स इज आई थिंक पे स्केल। वो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है टू गिव राइटर्स what their due is. स्त्री की बात करें, you know, वो भी एक गेम चेंजर थी. It was such a different and a well written story. Firstly, you know, if you go back, what made you write all those things that were in Stree? What I felt was that it had the full potential to make it fully rooted. Okay. And take it to a small town like how I grew up in a small town. Right. My influences as a writer, जो कहीं ना कहीं हिंदी के कुछ व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर परसाई, ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी, इनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ था। तो मुझे लगा कि ये दोनों चीज़ों का मिश्रण, कि मेरी अपनी जो ग्रोइंग अप है इन अ स्मॉल टाउन एंड प्लस एक सटायर का टोन, ये दोनों मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही थी स्त्री की स्क्रिप्ट के मैं उनसे खेल सकता हूँ इन दोनों चीज़ों के साथ। तो मुझे वो दोनों चीज़ों के साथ खेलने में बड़ा मजा आया। एंड द स्क्रीन प्ले विच वॉज रिटन बाय राजन डीके वाज anyway phenomenal. राजन डीके के साथ आपने और भी काम किया फैमिली मैन पे. Again that is a character that's again very rooted. वो कैरेक्टर कहाँ से आया? स्त्री का जब राइटिंग चल रही थी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तो हम एक कैफे में मिले थे. तो they told me this one line कि he is a world class spy but middle class guy. And for me that line itself, मैंने कहा ये तो बड़ा इसमें दिख गया है ऑलरेडी कि हाँ कुछ बड़ा मजेदार होने वाला है. And that was श्रीकांत तिवारी, as you are saying, कि वो कैरेक्टर क्या था. तो ये उन लोगों का जो ब्रीफ था, आपको पता था मनोज बाजपेयी है? हाँ, मुझे बता दिया था उन्होंने, ये मनोज जी करने वाला. जवान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक बड़ा टिक मार्क है करियर में. बिल्कुल बिल्कुल. मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी फिल्म भी कर सकता हूँ. बट ऑफ कोर्स आई हैड लव्ड द डायरेक्टर्स अर्लियर वर्क, एटलीस्ट अर्लियर वर्क, एंड who doesn't want to work with शाहरुख खान, right? So I was like, यार ये अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? यही अपॉर्चुनिटी है कि अभी एक आप शाहरुख खान की पिक्चर लिख रहे हो. इतना कुछ सीखा मैंने उनके साथ. I've learned so much working on जवान. I think it is my film school, to be honest. Really? It is my film schoल. जब शाहरुख खान आपके डायलॉग्स बोलता है, वो थिएटर में कैसा होता है? जब आप सोचते हो कि हाँ वो ये डायलॉग बोलेंगे, जब उनको देखते हो, ऑफ कोर्स आपको ध्यान रहता है कि अच्छा मैं डायलॉग लिखता हूँ तो वो बोलने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से कुछ पंक्चुएशंस आप अपने सोचते हो लिखते हुए भी उन चीज़ों को. और फाइनली जब आप देखते हो तो इतना स्मूथ लगता है, बिकॉज उनका इतना अच्छा पकड़ है डायलॉग्स पे, या जिस तरह से वो उनकी डिलीवरी है डायलॉग्स की. बिकॉज यू नो कि अगर आपने ये लिखा है तो वो लाइन जब आएगी वो हमेशा बेटर ही साउंड करी है उनके मुंह से. हाँ, बॉर्डर 2 आ रही थी. मैं सोच रहा था कि ये फिल्म तो मैंने देखी है, मुझे स्टोरी भी पता है, क्या नया होगा. आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन बॉम्बे. मैं अकेला गया देखते हैं, मैंने बहुत मज़ा आया. मैंने इतनी इन्जॉय की फिल्म, बहुत टाइम से ऐसी फिल्म इन्जॉय नहीं की थी. आप लोगों ने क्या सोचा था जब लिखने के पहले कि बॉर्डर 2 में यू नो क्या क्या डालना था आप लोगों को, सो दैट यूनिवर्सली ऑल एंटरटेन एवरीवन? ऑलवेज सबके दिमाग में यही था कि यार इतनी बड़ी लेगेसी है कि हमें पहले उसका सम्मान करना है जी. बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं. मैंने खुद ये फिल्म देखी थी जब मैं 10 साल का था, तो वो मुझे इमोशन याद था. तो कहीं ना कहीं अनुराग और मेरा यही था कि यार हमको वो ध्यान में रखना है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस भी होंगी. तो वो जो इमोशंस लेके लोग आ रहे हैं कि हमने पहली फिल्म देखी है, अब हम ये फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनको वो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दे शुड फील कि नहीं, वी आर कैरिंग द सेम लेगेसी फॉरवर्ड. एंड वो लेगेसी जेपी सर ने इतनी रिमार्केबल फिल्म बनाई थी, एंड वी वर जस्ट कैरिंग दैट लेगेसी फॉरवर्ड, बोथ अनुराग एंड मी. Sumit, welcome to Bollywood Hangama. Thank you, Rohit. You know, they're going to discuss a lot, but congratulations for Border. Thank you. Border 2. I thoroughly enjoyed the film. Thank you. But we are going to take you back because we want to capture your journey as well. When you came to Mumbai, you came to become a writer, or you came? Yeah, I mean primarily to become a writer, and then eventually also to direct. Okay. But writing has always been something that I absolutely love doing. Yeah. Right. And which year was it when did you come? मैं आया
आया था 2005 में। 2005 में, ओके, या राइट। एंड यू नो लाइक दैट वाज अ टाइम जब भी थोड़ा, आई मीन इंडस्ट्री अभी भी ऐसे कुछ राइटर्स के लिए बहुत ही ऑर्गेनाइज जगह नहीं है कि आप आओ मुंबई, ये ऑफिस में जाओ, आपको काम मिल जाएगा। 2005 में तो और थोड़ा आई थिंक ऑल ओवर द प्लेस था। आप यहाँ आए, आप अभी आज तो आप सक्सेसफुल राइटर बन चुके हैं, बट शुरू के कुछ साल कैसे थे? काफ़ी वो अंधेरे में तीर मारने वाली सिचुएशन थी, क्योंकि कुछ भी ऑर्गेनाइज तो इंडस्ट्री खैर अभी भी नहीं है, एग्जैक्टली, वेरी अनऑर्गेनाइज प्लेस। तो ये था कि हाँ आ गया हूँ मैं, क्योंकि मैं तो लिटरली आई वाज नॉट इवन 18 व्हेन आई केम टू बॉम्बे, और किसी को जानता नहीं था, कुछ नहीं था, कहाँ रहूँगा, कहाँ पे क्या काम मिलेगा, कुछ पता नहीं था। तो उसकी अपनी पूरी एक दास्तान है, पूरी लंबी, लेकिन वो लंबी दास्तान में ना जाते हुए ये था कि यहाँ पर आके जहाँ भी मैं गया फिल्म के लिए था कि हाँ ऐसी फिल्मों में काम करना है। जो 2-4 जगहें थी जहाँ मुझे लगता था कि हाँ मुझे ऐसी फिल्मों में या ऐसे लोगों के साथ मैं अगर लिखूंगा तो मुझे भी अपने आप को मैं कंफर्टेबल पाऊंगा। उन लोगों के ऑफिस में गया, बट वहाँ पर दरवाजे बंद हो गए, क्योंकि मैं ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास बताने के लिए कि मैंने ये किया है, आप मुझे मौका दो। मेरे पास अपने कुछ कहानियाँ लिखी हुई थी, बट आई वॉज बेयरली 18, और मुझे इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती थी ढंग से। तो यू नो काफ़ी ये सब तमाम इशू थे कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी नहीं थे इतने अच्छे। तो हल्का सा कहीं ना कहीं ये इंग्लिश और हिंदी को लेके भी हमारी इंडस्ट्री में एक वो रहता है कि आप कितने प्रेजेंटेबल हो। मैंने देखा है ये अपने उस समय, तो मैंने काफ़ी इस चीज़ को देखा है। तो इन तमाम वजहों की वजह से एनीवे, और आई थिंक मुझे अपने क्राफ्ट पे काम करने की ज़रूरत थी उस वक्त। मेरा एक राइटिंग स्किल हमेशा से थे, उसी वजह से मैं यहाँ आया था, क्योंकि उसके पहले भी मैं काफ़ी कुछ लिख रहा था अखबारों के लिए। तो जब मैं आया यहाँ पे तो काफ़ी ये था कि किसके पास जाओ, क्या करो। तो फिल्मों में नहीं मिल रहा था काम, इसलिए आई थॉट कि ओके लेट मी समहाउ सर्वाइव इन दिस सिटी एंड देन वी विल फिगर आउट के कैसे जाना है उस गली में भी। तो बस पहले सर्वाइवल के लिए मैंने फिर टीवी करना शुरू किया, और मुझे थैंकफुली एक टीवी में एज अ असिस्टेंट डायलॉग राइटर एक सीनियर राइटर के साथ एक काम मिल गया जी। तो वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुई, कहीं ना कहीं फिर उससे पैर जम गए 1-1.5 साल के अंदर। और फिर मैं लगातार फिर हुआ कि टीवी से पैसे कमाकर मैं अपनी फिल्म की क्राफ्ट पे काम करता रहा कॉन्स्टेंटली, एंड देन इवेंचुअली देन वन थिंग लेड टू अनदर, और फिर बहुत लंबी जर्नी के बाद फाइनली स्त्री आई 2018 में। राइट, यू नो आप जब आने से पहले और जब आप आए थे तब क्या प्लान था कि क्या कैसी फिल्में बनानी है, कैसी फिल्में लिखनी है, और एक कोई बबल था जो बर्स्ट हुआ कि ये ऐसा नहीं होता है जैसा आप सोच के आए थे? 2 फिल्में आई थी 2001 में, गदर और लगान जी, और दोनों मुझे बहुत पसंद आई थी। दोनों बहुत ही अलग फिल्म तरह की फिल्में थी, बट दोनों में कहानी बहुत अच्छी थी जी जी जी, बहुत ही इमोशनल ड्रिवन और रूटेड कहानियां थी दोनों में, बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं रूटेड कहानियां बहुत पसंद रही हैं शुरू से। तो जब मैंने 2001 में दोनों फिल्में देखी तो मुझे लगा अच्छा ये ऐसी कहानियां भी बोली जा सकती हैं जो रूटेड हैं, बिग कैनवास की हैं, बिल्कुल इमोशन है दोनों के अंदर, कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही एक ऑलमोस्ट वेल रिटन कैरेक्टर्स हैं जो इवेंचुअली बिकेम आइकॉनिक कैरेक्टर दोनों के, चाहे वो तारा सिंह का कैरेक्टर हो या फिर भुवन का कैरेक्टर हो। दोनों में दोनों एक्सट्रीम फिल्म है, लेकिन दोनों ही बहुत ही कमाल की फिल्में हैं मुझे लगता है। तो उन फिल्मों को देख के मुझे लगा कि हाँ आप एक अच्छी कहानी भी बोल सकते हो जो रूटेड है एंड येट सिनेमैटिक है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2001 के पहले हमारा सिनेमा काफी अलग दिशा में जा रहा था, करेक्ट, जो मुझे नहीं समझ में आता था। ग्रोइंग अप आई यूज्ड टू ऑलवेज बी अवे फ्रॉम फिल्म्स, एंड मैं लिटरेचर ज्यादा पढ़ता था, कहानियां किताबें ज्यादा पढ़ता था। लेकिन ये दोनों फिल्मों को देखने के बाद मुझे लगा कि हाँ यार आप रूटेड कहानियां भी सिनेमैटिक तरीके से बोल सकते हो जिसमें अच्छी राइटिंग होती है। तो ये 2 फिल्मों की वजह से मुझे ऐसा लगा था। फिर जब यहाँ पे आया तो ऑफ कोर्स के वो अपॉर्चुनिटीज कम ही थी काफ़ी, ऐसा नहीं था कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा थी उस तरीके की। तो हाँ ये मुझे लगा था ये 2 फिल्में कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिल्में थी उस मायने में। वाओ, इंडस्ट्री वेलकमिंग थी? वेलकमिंग तो इंडस्ट्री नहीं रहती है शुरुआत में किसी के लिए भी, क्योंकि आपको जगह बनानी पड़ती है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि एक मशीनरी है जो चल रही है लगातार। तो वो वेलकमिंग वाला कोई एक एटमॉस्फेयर नहीं होता है, वो एक मशीनरी चल रही है, उस मशीनरी में आपको एंटर करना है। तो उसके लिए आपको अपनी तरफ से ही एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे और फिट होना पड़ेगा और अपनी जगह का एहसास दिलाना पड़ेगा। तो वो मुझे नहीं लगा कि ऐसा कोई वेलकमिंग थी इंडस्ट्री, लेकिन ये भी नहीं था कि ऐसा कोई डेलिबरेट अटेम्प्ट होते हैं कि बिल्कुल रोकने के किसी को, लेकिन आपको वो मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को साबित करने के लिए। राइट, अगर आप 17-18 साल के वापस हो जाओ, आप ये स्टेप लोगे वापस? हाँ मैं लूँगा, बिल्कुल लूँगा।
हालांकि वो जिस लेवल में मैंने रिस्क लिया था उस हाँ, समय, बहुत आज बड़ा मैं रिस्क था, हाँ, सोचता हूँ, लगता है पता नहीं कैसे ले लिया। हाँ, लेकिन मुझे पता है कि जब मैं 17-18 साल का था तो मैं क्या था और हम्म, मैंने वो क्यों स्टेप लिया, हम्म, तो शायद वो सुमित फिर से वही स्टेप लेता। हाँ, वही स्टेप लेता, आज का सुमित वो स्टेप लेने से शायद घबराए, घबराएगा, लेकिन वो सुमित वही स्टेप लेता। राइट। एक्सपीरियंस आपको और रियलिस्टिक बनाता है या हाँ, डरा देता है? नहीं, आपके अंदर एक डर डेफिनेटली हाँ, पैदा होता है, जी, क्योंकि विद मोर एक्सपीरियंस एंड विद मोर इयर्स बिहाइंड यू करेक्ट, या, आपको लगता है कि पीछे कुछ है। हम्म, व्हेन यू आर यंग एंड देयर इज नथिंग टू लूज, हम्म, तो यू आर फियरलेस, राइट, आई फील। राइट, एंड दैट्स व्हाई आई कुड टेक दैट स्टेप कि मैं 17-18 की उम्र में मैं 4,000 रुपये लेके बॉम्बे आ गया। वो नहीं कर पाता अगर नहीं, आज का सुमित होता, लेकिन करेक्ट, वो सुमित फिर से वही करता। राइट, तो डेफिनेटली विद मोर एक्सपीरियंस बिहाइंड यू गेन, थोड़ा बहुत आपको फियर आ जाते हैं, लेकिन राइट, उसमें फिर वही आपको याद दिलाना होता है कि यार उस समय भी तो आप आ गए थे ना। बिल्कुल रिस्क तो लिया तो था, डर, तो फिर यही लगता है कि नहीं, डर होगा, हम्म, लेकिन डर के साथ भी कूदो, करेक्ट, आगे बढ़ते रहो। राइट। जो पहले के राइटर्स थे, से सलीम जावेद साहब की बात करें, और उन्होंने उनके अलग चैलेंजेस थे। उन्होंने उनकी इतनी, अभी सबने स्टोरीज तो सुन ही ली है, सब पूरी वेब सीरीज बन गई है कि एक क्रेडिट मिलना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। उनके अलग चैलेंजेस थे। आज के आपके राइटिंग इंडस्ट्री के सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होंगे, अगर दो चार आप बता सके तो? नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी नई कहानियों को लेके बहुत ज़्यादा एक रेजिस्टेंस होता है प्रोड्यूसर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं अभी भी फॉर्मूलाज को ही फॉलो किया जाता है कि इस तरह की फिल्में चलती हैं, वो अब बदलता रहता है। फनी चीज़ ये है कि वो हर सक्सेस के साथ बदलता है, करेक्ट, हाँ, लेकिन वो सक्सेस में भी लोग उसी को फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं कि जो सक्सेस हो गया बोलेंगे अब यही चलता है। अब यही चलता है, हाँ, लेकिन फिर एक फिल्म आती है जो वो सक्सेस, जो उस फॉर्मूला को चेंज ब्रेक कर देते करती हैं, है, हाँ, बोलती है कि नहीं, कुछ भी चल सकता है जो अच्छा होगा। बट पीपल देन इमीडिएटली ट्राई टू से कि अब ये फॉर्मूला चलेगा, अब ऐसा चलता है, अब तो ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब चलेगा। लेकिन हर बार कुछ नया ही चलता है। बिल्कुल, तो आई थिंक अभी जो दो चैलेंजेस अगर आप पूछते हैं तो वो एक यही है कि अभी भी हम प्राइमरली फॉर्मूला ड्रिवन या ट्रेंड फॉलोइंग इंडस्ट्री हैं, rather than saying कि let's create new trends, राइट, let's always tell a new fresh story in a very engaging way, क्योंकि आई थिंक नई कहानी engaging way में हमेशा चलती है। तो एक ये बहुत बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है कि कहीं ना कहीं हम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है जी, इंडस्ट्री में कहानियों को लेके, और इसलिए राइटर्स को बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है व्हेन दे आर पिचिंग अ न्यू स्टोरी। राइट, एंड सेकेंड ऑफ कोर्स इज आई थिंक पे स्केल। पे स्केल, वो अभी भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है टू गिव राइटर्स व्हाट देयर ड्यू इज, एंड आई थिंक इट इज बोथ पे स्केल एंड क्रेडिट। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट माई सेल्फ हेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल के ये इंडस्ट्री में मैं जितने भी यंग राइटर से बात करता हूँ सबसे ही सुनने को मिलता है कि ये अभी भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके रेजिस्टेंस है, इतनी अवेयरनेस के बाद भी। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, शायद इनको ज़्यादा भाव देकर बिगड़ जाएंगे। राइट, तो आई थिंक आपको अगर कोई यंग राइटर भी कुछ आपके पास कोई कहानी लेके आ रहा है जो अच्छी कहानी है, तो आप उसको एक तवज्जो दो, उसको एक सम्मान दो, उसको एक ढंग का पेमेंट दो। आई थिंक ये अगर दो चीज़ें चेंज होंगी तो एक ओवरऑल इंडस्ट्री को फायदा होगा। राइट, स्त्री की बात करें, वो भी एक गेम चेंजर थी, लाइक जब हम सिनेमा में देखने गए, it was such a different and a well written story, like I mean, firstly, if you go back, what made you write all those things that were in Stree? So of course, Rajan DK wrote Ji. the screenplay that was given to me. I worked on the dialogues of Stree, and which were amazing. Yeah, thank you. So the whole idea, I think, when they gave me the screenplay to कि इस पे आप डायलॉग करो, अमन ने मुझे बोला था कि तुम इस पे डायलॉग करो, and he made me meet Rajan DK. And so what I felt was कि it had the full potential to make it fully rooted. Okay. And take it to a small town like how I grew up in a small town. Right. मैं एक स्मॉल टाउन, कुछ समय गांव, इन सब जगहों पर पला बड़ा हूँ। तो मेरे जो दोस्त थे उन जगहों पे, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ, वो जो दोस्ती थी हमारी, उस तरह की जो बातें होती थी, जो इसका कोई सर पैर नहीं होता था, जिसमें बस मजा होता था, रस होता था बस, तो उस तरह की बकैती करने का बहुत बड़ा चांस था, while having a lot of undertones to it, which for me came from, again for me it was an opportunity to go back to
माय इन्फ्लुएंसेस एज अ राइटर, जो Right. कहीं ना कहीं हिंदी के कुछ व्यंग्यकार हैं, हरिशंकर पसाई, ज्ञान चतुर्वेदी, शरद जोशी, इनको पढ़ के मैं बड़ा हुआ था। Okay. तो मुझे लगा कि ये दोनों चीज़ों का मिश्रण, कि मेरी अपनी जो ग्रोइंग अप है इन अ स्मॉल टाउन, जो मेरे दोस्तों के साथ थी वो, एंड प्लस एक सटायर का टोन, ये दोनों मुझे अपॉर्चुनिटी दे रही थी स्त्री की स्क्रिप्ट के मैं उनसे खेल सकता हूँ इन दोनों चीज़ों के साथ। तो मुझे वो दोनों चीज़ों के साथ खेलने में बड़ा मज़ा आया, एंड द स्क्रीन प्ले विच वॉज रिटन बाय राजन डीके वॉज anyway phenomenal, and they gave me so much of liberty and freedom, both of them, Raj and DK and Amar, they gave me so much of freedom to play with it and just go wild with it, right, and there was completely के कोई boundary नहीं है, बस मजे करो। तो which is what I did, and I had so much fun writing it, and when I finished it I felt के यार बड़ा मजा आया है, and I feel के अगर ये जो मजा मुझे लिखते हुए आया है, I hope कि ये मजा ऑडियंस को भी आ जाए, and I was very happy to see that happening. You know, जब उस लेवल की हिट हो जाती है आपकी फिल्म, एक अलग that plays very big on confidence also कि you can now step up and write what you want. वो बहुत बड़ी चीज़ थी जो आप ये बोल रहे हो, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हुआ क्या था कि जब मैं बॉम्बे आया तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक वो है कि इंग्लिश और हिंदी, मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था कहीं ना कहीं, तो कहीं नहीं लगता कि आपको फिट होने के लिए यहाँ पर अपने आप को थोड़ा ढालना पड़ता है। Okay. तो और स्त्री में क्योंकि कोई बंदिश नहीं थी, तो मैंने उस लैंग्वेज में वो फिल्म लिखी जो एकदम जो मुझे लगता था कि यार ये मैं ऐसा कुछ देखना चाहता हूँ, एंड विच केम फ्रॉम अ वेरी डीप प्लेस विद इन मी। और उसमें जिस तरह के हमने शब्दावली यूज करी थी, जो रुद्रा भैया जिस तरह से बातें करते हैं, आपस में दोस्त भी जिस तरह से बातें करते हैं, उसमें काफी हिंदी का प्रयोग किया था मैंने। तो और वो उस तरह के कैरेक्टर्स थे जो मुझे लगा यार कि गाँव मैं जैसे मैंने देखे हैं कैरेक्टर्स के जो फुल बकैती वाले कैरेक्टर होते हैं, वैसे मैं लिख सकता हूँ। और कोई उस पर स्त्री में क्या था, क्योंकि जब वो बन रही थी तो बहुत छोटी फिल्म थी जी। अच्छा। क्योंकि उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि अरे ये कोई एंटिसिपेटेड फिल्म है, एक छोटी फिल्म बना रहे थे, तो एक उसकी वजह से भी कोई प्रेशर नहीं था। तो आई कुड राइट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स व्हाटएवर आई फेल्ट वाज राइट फॉर द कैरेक्टर्स। और जब वो चीज़ लैंड करती है जो आपने खुल के लिखी है, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी बंदिश के, बिना किसी के ये बोले कि तुम ऐसा लिखो वैसा लिखो, फुल्ली आप ओन करके लिख रहे हो उसको, बिल्कुल, हाँ। जब वैसी चीज़ वर्क करती है और लोगों को पसंद आती है, तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा आप अपनी जुबान में, अपने लहजे में, अपनी टोन में चीज़ें लिख सकते हो, बिल्कुल, कहानियाँ लिख सकते हो। बिल्कुल। जितनी चीज़ें आपने, जितनी फिल्म्स आपने बोली, आपने देखी, लगान, और उसके बाद भी स्वदेश और गदर, अब जो बॉर्डर आई है, इसमें सब में एक रूटेड स्टोरीज है। सो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बाकी, आई मीन हम मुंबई में रहते हैं, हम सोचते हैं ये एक दुनिया है, काफ़ी क्रिटिसिज्म मिलता है जो बहुत अर्बन फिल्म्स बन रही है। फिल्म मेकर्स हैव ओपनली सेड कि ये लोग सिर्फ बांद्रा से जुहू तक केटर कर रहे हैं ऑडियंस को, जुहू बांद्रा फिल्म्स, हाँ, जुहू बांद्रा फिल्म्स, और इसलिए लोग नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं, आपको अगर वो हेजिटेशन लग रहा था या इंडस्ट्री जैसी थी कि इंग्लिश स्पीकिंग एंड ऑल दैट, अल्टीमेटली तो ये सब वर्क नहीं किया, एंड व्हाट यू वांटेड वो दैट ओनली वर्कड। या मतलब इट्स नॉट जस्ट व्हाट आई वांटेड, आई वांटेड टू जस्ट एक्सप्रेस माय सेल्फ एज अ राइटर, व्हाटएवर आई फेल्ट इज ट्रू टू मी एंड ऑथेंटिक टू मी। किसी के लिए कुछ और ऑथेंटिक हो सकता है, बट आई फेल्ट के कहीं ना कहीं एक वो रूटेड कहानियां उस समय कम कही जा रही थी, और धीरे धीरे वो बहुत बड़ी हैं पिछले कुछ समय से। मोस्टली तो आई थिंक अभी वही चीजें सही से वर्क कर रही हैं जो रूटेड होती हैं, जो ऑथेंटिक होती हैं। हाँ। अब उसमें वही ट्रिक होता है कि while staying true, while being rooted and authentic, you have to also make a film which is also engaging, which is also entertaining, which is also appeals to a wider audience. Right. तो वो आपको क्राफ्ट से पे काम कर करके ही समझ में आता है। बिल्कुल। आप जो आप जैसे लोग आए हैं, वो एक अच्छी आपको एक डबल लाइफ का व्यू मिलता है। हाँ। बैक होम आप पूछ सकते हो आपको अच्छा लगा नहीं लगा, वहाँ आपको बहुत अलग रिएक्शन मिलेगा। हाँ। आपके ऑब्वियसली अभी मुंबई में आपको इतने साल हो गए हैं, यहाँ पे आपको अलग रिएक्शन मिलेगा। डू यू सी अ वेरी बिग कॉन्ट्रास्ट ये दोनों रिएक्शंस में? जब आप कुछ लिखते हो, आपका कुछ रिलीज होता है, ये सिटी ऑडियंस बहुत अलग कुछ एंजॉय करता है और वो कुछ अलग एंजॉय करता है। इज दैट ट्रू और नॉट? इट इज ट्रू टू मे बी लेट्स से 20%, ओके, 25%। कि कुछ चीज़ें होंगी जो शायद एक अर्बन ऑडियंस शायद थोड़ा कम एंजॉय करे, और और वो चीज़ें शायद एक टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में शायद वो ज़्यादा एंजॉय करें वो चीज़ें। लेकिन आई फील कि 75-85%
चीजें हर जगह पे लोग एंजॉय करते हैं अगर वो सही से की गई हैं तो जी 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 तो उसमें मुझे कोई भी ऐसा फर्क नहीं दिखता है. कई लोग हैं जो जिन्होंने इवन बॉर्डर 2 यहाँ पर देखी है, बॉम्बे के लोग हैं, बॉम्बे में पले बड़े लोग हैं, उनको बहुत मजा आया देख के क्योंकि बहुत रूटेड फिल्म है. तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो 15-20% वाली चीजें होती हैं जो शायद दो ऑडियंसेस को अलग चीजें पसंद आती हैं, बट बाकी आई थिंक अगर एक यूनिवर्सल इमोशन है, यूनिवर्सल ह्यूमर है, तो वो 80% लोगों को सेम ही पसंद आता है. राइट. राजन डीके के साथ आपने और भी काम किया फैमिली मैन पे. अगेन दैट इज अ कैरेक्टर दैट्स अगेन वेरी रूटेड. वो कैरेक्टर कहाँ से आया, वो कैरेक्टर के डायलॉग्स, वो कैरेक्टर का चाल ढाल, वो राजन डीके का शुरू में क्या ब्रीफ था? बिकॉज अब तो हमको फैमिली मैन पता है, बट जब नहीं पता था. हाँ नहीं, वो आई थिंक उन्होंने मुझे याद है स्त्री का जब राइटिंग चल रही थी, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, तो हम एक कैफे में मिले थे, पॉटलक कैफे यहाँ पे होता था, वहाँ पे हम मिले थे. तो वहीं पे हम लोग काफ़ी बार मीटिंग्स करते थे, वहीं बैठ के स्त्री की. तो जब ऑलमोस्ट आई थिंक हमारा ड्राफ्ट लॉक हुआ था, लॉक होने वाले दिन ही उन्होंने मुझे बोला कि लिसन, देयर इज अ वेरी कूल शो दैट वी आर डूइंग फॉर प्राइम वीडियो. एंड तब शुरू हुए थे प्राइम वीडियो, तब तक कोई शो आया भी नहीं था शायद. तो एंड इट्स मैंने कहा ओके, एंड आई हैड लव्ड वर्किंग ऑन स्त्री, एंड ओवरऑल आई हैव ऑलवेज एंजॉयड देयर वर्क. तो मैंने कहा आई वुड लव टू, व्हाट इज इट? तो दे टोल्ड मी दिस वन लाइन कि ही इज अ वर्ल्ड क्लास स्पाई बट मिडिल क्लास गाय. एंड फॉर मी दैट लाइन इटसेल्फ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा इसमें दिख गया है ऑलरेडी कि हाँ कुछ बड़ा मजेदार होने वाला है. तो उनका ये कहीं ना कहीं एक इनिशियल ब्रीफ था. और एंड दैट वाज श्रीकांत तिवारी, एज यू आर सेइंग, कि वो कैरेक्टर क्या था. तो ये उन लोगों का जो ब्रीफ था, आपको पता था मनोज बाजपेयी है? हाँ, मुझे बता दिया था उन्होंने कि मनोज जी करने वाले हैं. जब वो मतलब आई थिंक फर्स्ट एपिसोड में लिख लिया था, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया था, तो फिर मैंने ऑफ कोर्स जाकर फिर वापस से उसको उस पे एक ड्राफ्ट किया, क्योंकि आई न्यू कि नाउ मनोज भाई करेंगे तो वो किस तरह से उसको कर सकते हैं. आई मेड इट मोर और उसको और रूटेड कर दिया कि आई न्यू कि अच्छा इफ दिस गाय वाज फ्रॉम अ प्लेस लाइक, जैसे मैं मेरठ से था, मैंने कहा ये भी एक छोटे शहर से आता है, बड़े शहर में रहता है, जो मैं भी था, मैं छोटे शहर से आता, बड़े शहर में रहता था. तो मैंने कहा उसकी किस तरह की बातें होंगी अगर वो एक फादर बन जाएगा, अगर मैं एक फादर बन जाऊंगा और बड़े शहर में मेरे बच्चे बड़े हो रहे होंगे, तो मैं किस तरह की बातें उनसे करूंगा. उसमें बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होगा, जैसे मैं छोटे शहर में बड़ा हुआ उसका, कि मैं वही बातें उनको बोलूंगा जो मेरे मुझे घर में बताई गई. तो वो काफी अच्छी चीजें बोलता है. तो कहीं ना कहीं वो एक रिलेटिविटी बहुत स्ट्रांग बन गई थी उस कैरेक्टर के साथ. एंड इट वर्कड सो वेल. जवान एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक बड़ा टिक मार्क है करियर में. बिल्कुल. क्योंकि वो जब मैं ये चीजें कर रहा था, चाहे वो स्त्री हो, फैमिली मैन हो, या मैंने 83 करी, तो जवान जैसी फिल्म मेरे लिस्ट में नहीं थी कहीं ना कहीं. लेकिन जब वो आई मेरे पास, तो मुझे लगा हाँ यार, ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी फिल्म भी कर सकता हूँ. तो अब अगर मुझे ये but of course I had loved the director's earlier work, at least earlier work, and who doesn't want to work with Shah Rukh Khan, right? Of course, हाँ. So I was like यार, ये opportunity कब मिलेगी? यही opportunity है कि अभी एक आप शाहरुख खान की पिक्चर लिख रहे हो. बिल्कुल. तो मैंने कहा अब इसमें मैं अपना क्या कर सकता हूँ. अगर मैं जा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मुझे जैसे हर फिल्म लिखी होती है एक ढर्रे की तरह डायलॉग लिखे होते हैं उसके, इसमें बस 10 पंच लाइन होती हैं बोलने के लिए, बस डायलॉग बाजी होती है फॉर द सेक ऑफ डायलॉग बाजी. मैंने कहा नहीं, मैं आई विल स्टिल कैरी माई ओन स्टाइल इनटू इट इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स. तो कि मैंने कहा मैं इसको कॉन्वर्सेशनली रखूंगा जैसा मैं लिखता हूँ, और उसके बीच में देयर विल बी पंचेस, कि विच इज व्हाट आई फॉलो. बट ऑफ कोर्स इट हैड टू बी डिफरेंट फ्रॉम द अदर वर्क जो मैंने पहले किया था. राइट. तो वो मैंने ट्राई करा उसमें करने का, कि मैं अपना भी स्टाइल रखूं while remembering कि this is a mass experience, this is a big scale mass experience, क्योंकि डायरेक्टर एटली की पहली फिल्म में वैसे ही थी. बिल्कुल. हाँ. तो मुझे उनकी टोन को भी ध्यान में रखना था, लेकिन मुझे अपना भी एक अंदाज लेके आना था उसके अंदर. हाँ. क्या एटली का स्टार्टिंग में क्या ब्रीफ, क्या मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था? जैसे आपने बताया राजन डीके की मीटिंग में क्या बोला उन्होंने? विद एटली इट वाज अ वेरी, हम लोग मिले थे, he had seen my show, जो मैंने एक शो डायरेक्ट किया, लिटिल थिंग्स करके शो डायरेक्ट किया था मैंने. he had seen that, तो हमने पहले उसके बारे में बातें करी. एंड आई वाज सरप्राइज कि इतने मास फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर को इतना एक छोटा शो जिसका नाम ही लिटिल थिंग्स है वो पसंद है. सो आई अंडरस्टूड कि he is also not really a straight jacket typical massy filmmaker. He's a very
sensible, intelligent, and superb at craft, and he watches nuance. everything, yeah. तो बहुत ही इतना कुछ सीखा मैंने उनके साथ. I've learned so much working on Jawan. I think it is my film school, to be honest. Really? हाँ. It is my film school. And तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ यार, I can learn a lot from this. And he also was very clear कि he also did not want कि इसमें सिर्फ dialogue बाजी हो for the sake of dialogue बाजी. Correct. He doesn't come from that space either. He also wants कि dialogue ऐसे हों जो फिल्म में फिट होते हैं. जी. उसी में एक पंचीनेस हो. तो कहीं ना कहीं उस पे हमारा एक कनेक्शन हुआ कि हाँ यार, ये हम डायलॉग ऐसे ही रखेंगे कि कॉन्वर्सेशनल होंगे लेकिन फिर भी पंची होंगे. यू नो जब शाहरुख के लिए लिखते हैं क्या दिमाग में रखना पड़ता है, बिकॉज वो जब जवान आई थी उसके पहले काफ़ी टाइम तक कुछ नहीं आया था, एक फिल्म जिसकी वेट हो रही थी कि तो वो सब डज दैट प्ले और इट्स नॉट राइट टू थिंक ऑफ दोस थिंग्स? नो, इट्स नॉट राइट बिकॉज आई हैव मतलब मैं फिल्म के बाहर कुछ नहीं सोचता हूँ कि यार ये फिल्म वर्क करनी चाहिए, जो कहानी है वो वर्क करनी चाहिए. उसके बाहर चीजें आपके कंट्रोल में कभी होती भी नहीं है क्योंकि वो चेंज होती रहती हैं, राइट? बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर्स विल कीप चेंजिंग, आपके हाथ में वो है नहीं. करेक्ट, या. तो जब शाहरुख से मिले वो कैसा था, और जब शाहरुख खान आपके डायलॉग्स बोलता है वो थिएटर में कैसा होता है? नहीं, उनसे मिला तो बहुत ही मतलब मज़ा आया था क्योंकि जब पहली बार मिले थे तो एक जो मेट्रो सीक्वेंस है जवान में जो शुरू में आता है, उसकी रीडिंग थी मन्नत पे, एंड वी मेट फॉर दैट. एंड उस समय पेंडेमिक चल ही रहा था तो सबने मास्क पहने हुए थे, मैंने भी मास्क पहना हुआ था. पहली बार मैं उनसे मिल रहा था. तो जब मैं मिला तो उन्होंने बोला तो अपनी शक्ल तो दिखा, तो दिखता कैसा, देखूं तो सही कौन डायलॉग लिख रहा है. तो आई ऑल्सो टुक इट और मैंने कहा सर यही है, जैसी शक्ल है, डायलॉग ठीक ठाक लिख लेता हूँ. तो बहुत ही मजेदार मीटिंग थी. एंड इट इज टू हिज क्रेडिट, ही मेक्स यू फील सो कंफर्टेबल दैट यू फील कि वो ही इज योर फ्रेंड, and that allows you to say what you want creatively without censoring yourself. Right. तो वो उस वजह से एक क्रिएटिव प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाता है. और वही रहा कि जब पूरा इतना मज़ेदार प्रोसेस था उनके साथ काम करने का, एंड ही मेक्स यू फील एज इफ यू आर द स्टार, while That's amazing because it could be intimidating, ना, right? शाहरुख खान आपके सामने बैठा है, उसको आप बोल सकते हो ऐसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है. या वही, बट ही मेक्स इट अ पॉइंट कि वो आइस को ब्रेक करें, ताकि आप कंफर्टेबली उनको बोलो कि नहीं सर मुझे ये लग रहा है या सर मुझे ये लग रहा है, एंड इट इज कम्प्लीटली हिज क्रेडिट. एंड बाकी जब आप सोचते हो कि हाँ वो ये डायलॉग बोलेंगे, जब उनको देखते हो ऑफ कोर्स आपको ध्यान रहता है कि अच्छा मैं डायलॉग लिख रहा हूँ तो वो बोलने वाले हैं, तो आप उस हिसाब से कुछ पंक्चुएशंस आप अपने सोचते हो लिखते हुए भी उन चीज़ों को. और फाइनली जब आप देखते हो तो इतना स्मूथ लगता है बिकॉज उनका इतना अच्छा पकड़ है डायलॉग्स पे, या जिस तरह से वो उनकी डिलीवरी है डायलॉग्स की, बिकॉज यू नो कि अगर आपने ये लिखा है तो वो लाइन जब आएगी वो हमेशा बेटर ही साउंड करी है उनके मुंह से. हाँ, जब एक शाहरुख खान की फिल्म साइन होती है, who do you call and tell, because this is one of the biggest achievements for a filmmaker, for a producer, for a writer, choreographer, everyone. तो आपने किसको फोन करके बताया कि ये फिल्म मैं कर रहा हूँ? मैंने किसी को भी नहीं बताया क्योंकि मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था. तो मैंने कहा नहीं पहले होने दो, ठीक है, फिर बताएंगे. जब हो जाएगी, अनाउंसमेंट आ जाएगी, तब बताएंगे कि अच्छा हाँ भाई मैंने इस पे काम किया. फैमिली फ्रेंड्स का रिएक्शन अलग था जब शाहरुख खान की फिल्म आई? मेरी आई थिंक माँ सबसे ज्यादा खुश थी क्योंकि आई थिंक उन्होंने पहली शाहरुख सर की फिल्म शायद मैंने उनके साथ ही जाके देखी जब मैं बच्चा था. मेरी माँ मेरी मासी हम आई थिंक सब साथ में डीडीएल देखने के लिए गए थे. तो आई वाज अ वेरी यंग चाइल्ड. आई थिंक मैंने शायद इंटरवल में मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं तब फिल्मों देखने का इतना आदी नहीं था. तो वो बहुत खुश थी. एंड या दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. अपनी माँ को आप खुश बिल्कुल रख रहे हो, खुश कर पा रहे हो. या एब्सोल्युटली. जब बॉर्डर 2 आ रही थी मैं सोच रहा था कि ये फिल्म तो मैंने देखी है, मुझे स्टोरी भी पता है, क्या नया होगा. आई एम बॉर्न एंड रेज्ड इन बॉम्बे, मैं अकेला गया देखते हैं, मैंने बहुत मज़ा आया. मैंने इतनी इन्जॉय की फिल्म, बहुत टाइम से ऐसी फिल्म इन्जॉय नहीं की थी. आप लोगों ने क्या सोचा था जब लिखने के पहले कि एक तो है सबके दिमाग में ये है कि जेन-ज़ी को भी इम्प्रेस करना है, सारे जनरेशन वो पहले के जिनके पास नॉस्टैल्जिया है हमारे जैसे उन्हें भी इम्प्रेस करना है. अब बॉर्डर 2 की बात कर रहे हो? बॉर्डर 2 की बात कर रहा हूँ. तो बॉर्डर 2 में क्या क्या डालना था आप लोगों को सो दैट यूनिवर्सली ऑल एंटरटेन एवरीवन? No, so when Anurag and they approached me to come on board for Border,
I think the whole idea was कि we have to keep in mind it is not just कि the whole idea. I think it was always सबके दिमाग में यही था कि यार इतनी बड़ी legacy है इसकी कि हमें पहले उसका सम्मान करना है. जी. बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं. मैंने खुद ये फिल्म देखी थी जब मैं 10 साल का था, 9 साल का था, 10 साल का था जब मैंने फिल्म देखी थी. तो वो मुझे इमोशन याद था. तो कहीं ना कहीं अनुराग और मेरा यही था कि यार हमको वो ध्यान में रखना है क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस भी होंगी. तो वो जो इमोशंस लेके लोग आ रहे हैं कि हमने पहली फिल्म देखी है, अब हम ये फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं, तो उनको वो डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए. दे शुड फील कि नहीं, वी आर कैरिंग द सेम लेगेसी फॉरवर्ड. एंड वो लेगेसी जेपी सर ने इतनी रिमार्केबल फिल्म बनाई थी, एंड वी वर जस्ट कैरिंग दैट लेगेसी फॉरवर्ड, बोथ अनुराग एंड मी. यू नो व्हाट काइंड ऑफ अ कोलैबोरेटर इज अनुराग? उनके बारे में बताइए. जैसे राज एंडी और एटली हैं, अनुराग का मैंने भी इंटरव्यू किया. ही क्लियरली कम्स अक्रॉस एज अ नो नॉनसेंस गाय. बिल्कुल. एंड आप बताइए उनके साथ काम करना, उनका ब्रीफ सब कैसा होता है? नहीं, वो अनुराग और मैं दोनों ने मिल के ये स्क्रिप्ट लिखी है. वो कमाल के, खुद भी कमाल के इतने राइटर हैं, और बहुत ही रूटेड आदमी हैं, नो नॉनसेंस, और वेरी क्लियर कि यार मुझे इस तरह की फिल्म बनानी है. एंड यहाँ वहाँ की ज़्यादा बात नहीं, सीधा सीधा कि यार ऐसी ये है. और उनकी एक सिंप्लिसिटी होती है ऑफ इमोशन, उनकी भी राइटिंग में, उनके भी ब्रीफ में कि यार हमें ऐसा राइटिंग करनी है इसके अंदर, क्योंकि इट वाज अ प्रॉपर कोलैबोरेशन. ही हैज रिटन सो मच ऑफ बॉर्डर 2, दोनों साथ में मिलकर इस पे काम किया है. कि और वो जो अगेन जो रूटेडनेस है, दैट इज व्हाट आल्सो कनेक्टेड मी एंड हिम एज वेल. राइट. क्योंकि वो भी मिट्टी से आते हैं, वो भी मिट्टी के बेटे हैं. बिल्कुल. मैं भी मिट्टी का बेटा हूं. तो वो कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है हमारा. राइट. ये बॉर्डर 2 जैसी फिल्म में बहुत इजी होता है, कुछ वो 2-3 लाइन लिख दो और ऑडियंस जिंगोइज्म कर लो. आप लोगों ने नहीं किया, व्हिच इज ग्रेट. व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम डूइंग दैट? नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट द पॉइंट. यू आर मेकिंग a film, a war film, because you want to talk about the valor of the soldiers that fought that war. So it is not about jingoism. It is about कि यार आप इनके पराक्रम की बात कर रहे हो, इनके साहस की बात कर रहे हो कि ये कैसे लड़े, और हमारी सरहद पे जो हमारी बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं उनकी कहानी है, वो कहाँ से आते हैं, उनकी क्या लाइफ है. They are not just पीपल जो वर्दी पहन के लड़ रहे हैं, वो इंसान है, हम जैसे ही इंसान हैं. उनकी एक बहुत ही स्टोरी दिखाना. हाँ, उनकी एक जिंदगी है, उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, बीवियां हैं, माएँ हैं, बाप हैं, बहनें हैं. जी. तो फोकस कहीं ना कहीं वो था कि यार ये एक ह्यूमन स्टोरी है. और कहीं ना कहीं वो जेपी सर ने ही वो एक सेट किया था बॉर्डर 1 में भी कि यार ये एक ह्यूमन स्टोरीज ऑफ सोल्जर्स हु आर फाइटिंग द वॉर. जी. तो ये जो एक इक्वेशन था, ये बहुत क्लियर था इस फिल्म में भी, क्योंकि पहले फिल्म में भी वही था, और हमारा भी हमेशा से यही था कि यार यही चीज को देखना कि हम कहानियां बता रहे हैं सोल्जर्स की जो जंग लड़ रहे हैं. राइट. अनुराग, और आपको वो रिएक्शंस मिले जो आपने एक्सपेक्ट किए थे? हाँ, बिल्कुल. आई थिंक कहीं ना कहीं एक था कि दिल में धक धक तो थी हमारे कि यार इतनी बड़ी लेगेसी की फिल्म लिख रहे हैं कि क्या रिएक्शन रहेगा. बट वी हैव बीन वेरी हैप्पी टू रिसीव के लोगों को ह्यूमर पसंद आ रहा है फिल्म का, जो फर्स्ट हाफ में जो ह्यूमर है, इमोशंस लोगों को अच्छे लग रहे हैं. तो हमें उनकी उस चीज़ की बहुत खुशी है कि यार ह्यूमर और इमोशन, जो कहानियां हैं सोल्जर्स की, वो अच्छे से लैंड कर रही हैं, तो ऑडियंस उससे कनेक्ट कर पा रही है. जी. एक राइटर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये हिट्स रहना है आपके प्रोफाइल पे? स्त्री हो गई, जवान हो गई, अभी बॉर्डर 2 हो गई. डज द इंडस्ट्री सी यू डिफरेंटली अगर आपका नाम एक हिट से जुड़ा हुआ है तो? ऑफ कोर्स वो तो होता ही है, क्योंकि Friday speaks, as they say. They just feel कि हाँ, okay, his writing can connect, with the audience. So I think that is what changes. कि my writing was same पहले भी, स्त्री के पहले भी, my writing is same even today. मतलब of course it evolves, you become better at things. लेकिन core तो same ही रहता है. तो I think success just makes the world see that कि okay, you can connect with people. That's what changes. Right. आप जब दूसरी फिल्में देखने जाते हैं, do you enjoy it like I would enjoy it, or will you see what is written and will you automatically understand कि यार ये ऐसे लिखा होगा, वैसे लिखा होगा? Can you switch off and enjoy a movie? I think when it's a good film, I am watching it as an audience only. Okay. Only if it's a bad film, it switches. Right. That thing switches off, right? Because
इट्स नॉट बीइंग एबल टू एंगेज जी यू फुल्ली, जी जी देन आपका दिमाग जाग जाता है कि अच्छा यार ये कैसे लिखा हुआ है या ये कैसे लिखा हुआ है। लेकिन अच्छी फिल्म होती है तो एक्चुअली मैं फुल्ली उसको एज एन ऑडियंस देख लेता हूँ, मैं सोचता भी नहीं हूँ। राइट, क्या आपने लास्ट एंजॉय किया किसी और राइटर का काम जो आपने थिएटर में फिल्म देखी जो आपको लगा कि वाओ क्या लिखी है? धुरंधर आई फील वाज अ वेरी वेल क्राफ्टेड फिल्म। राइट, जिस तरह का उसमें राइटिंग थी कि पूरा जो कैरेक्टर जर्नी है एक्चुअली कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा था। एंड या दैट वाज राइट, ओटीटी आने से एंड सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव बहुत ही कमाल की बनाई हुई फिल्म है। राइट, ओटीटी आने से दो चीज़ें मैं सुनता हूँ, एक तो काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत काम है और दूसरा लोग राइटर्स कहते हैं कि और लिखने मिलता है 7 एपिसोड 8-10 एपिसोड का, तो यू कैन रियली गो इनटू एवरी कैरेक्टर, राइट द बैक स्टोरी एंड शो इट। सम शोज रियली डू इट सो वेल। क्या ये दोनों बातें सच है? एक तो बहुत काम आ गया है ओटीटी आने के बाद। हाँ, ओटीटी की वजह से डेफिनेटली राइटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई हैं। व्हेन आई एंड माय फ्रेंड्स वी केम टू बॉम्बे, जो मेरा जो पीयर ग्रुप था, तो कहीं ना कहीं फिल्म्स के अलावा सिर्फ टीवी था आपके पास लिखने के लिए। लेकिन अभी कहीं ना कहीं आपके पास ओटीटी प्लेटफॉर्म एंड वेब शोज हैं जहाँ पर आप अपनी राइटिंग को मान सकते हो, और बल्कि वो एक डीपर राइटिंग है क्योंकि उसमें कैरेक्टर स्टडीज है कहीं ना कहीं। राइट, तो डेफिनेटली और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई हैं उसके राइट। बाद। एंड फैमिली मैन लिखने का प्रोसेस बहुत ही डिफरेंट होगा क्योंकि आप यू कैन गो डीप इनटू इट। या एब्सोल्युटली, एंड यू कैन गो डीप एंड यू कैन हैव कैरेक्टर्स का इक्वेशंस आप और उसमें ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, चाहे वो श्रीकांत तिवारी और जेके का इक्वेशन हो। आप कहीं ना कहीं इवन डायलॉग में यू कैन हैव मोर फन क्योंकि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली फुल्ली टाइम बाउंड। करेक्ट, फिल्म में कहीं ना कहीं होता है कि यार आप आगे बढ़ो, आगे जल्दी। फिल्म है उसका ड्यूरेशन सेट होता है कहीं ना कहीं कि थिएटर में लोग आ रहे हैं तो वो सिर्फ एक उनको बाहर भी जाना है उनको आप बंद करके नहीं रख सकते हो, बंद करके नहीं रख सकते। लेकिन आप शो देख रहे हो तो आप उनको घर में बिठा के आराम से दिखा सकते हो। बिल्कुल, तो वो एक लिबर्टी देता है। राइट। लास्टली दो चीज़ें मैं आपसे पूछूंगा। एक तो अगर प्रोड्यूसर्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं, एक राइटर प्रोड्यूसर से क्या कहना चाहेगा 2026 में? ये कि आई थिंक रिस्क लें, नई चीज़ों पे रिस्क लिया जाए। सिर्फ लास्ट फ्राइडे को क्या चला है वो देखकर अगला फ्राइडे का किस्मत आप नहीं तय कर सकते हो, क्योंकि लास्ट फ्राइडे पे जो चला है वो चला ही इसलिए है क्योंकि वो पहले नहीं आया था। Nobody before Dhurandhar would have greenlit a film like Dhurandhar. So I think nobody would have greenlit a film like Pushpa. Right. So I think producers are they go by mostly के यार last क्या चला था. I think they should empower younger, newer voices. Of course, they have to be engaging, entertaining. Correct. लेकिन एक fresh चीज पर bet लेना बहुत जरूरी है. Right. And finally, audience is king. Audience से क्या expectations है? Audience को क्या कहना चाहेंगे? I think audience से आपकी कोई expectation नहीं है क्योंकि audience तो ready बैठी है मुझे लगता है. उनको अच्छी चीज मिलनी चाहिए. मेरा genuinely ये believe है कि audience ready है थिएटर में आने के लिए. हमें उनको कुछ अच्छा परोसना है। राइट, ऑडियंस का एक्सपोजर भी बढ़ गया है बिकॉज अब वो लिटरली रिमोट से एक इंटरनेशनली बेस्ट शो देख लेते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस की उनकी क्वालिटी अलग देख रहे हैं। बिल्कुल, उसी की वजह से आप देखते हो कि बहुत अभी वही फिल्में चल रही हैं जिनका कंटेंट बहुत स्ट्रांग होता है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि उनके पास इतने ऑप्शंस हैं और वो अच्छा खराब होता है तो वो स्विच ऑफ कर देते हैं। राइट, तो वो अच्छी चीज उनको समझ में आ गया कि अच्छा और खराब क्या है बहुत क्लियरली, और वो अगर थिएटर आ रहे हैं ट्रैफिक क्रॉस करके इतने महंगे टिकट खरीद के, तो उनको चाहिए कि आप उनको कुछ अच्छा दो। राइट, क्योंकि उनका टेस्ट अभी इवॉल्व हो चुका है एंड दे बिकम वेरी ब्रूटल अबाउट गुड एंड bad. Good and bad, yeah, and they have a platform. They all can say. Right. Lastly, आप जैसे मुंबई आए, you made it, and you're writing the biggest films and shows. आज कोई ये इंटरव्यू देख रहा है कहीं कोई गांव में, इंडिया में, कहीं छोटे शहर में और आना चाहता है, आप क्या कहेंगे? आ जाए बैक पैक करके? नहीं, बिल्कुल आए क्योंकि रिस्क तो लेना ही पड़ता है और आपको एक चांस लेना पड़ता है। अपने आप पे अगर विश्वास है तो आप आओ, अपने साथ बहुत सारी हिम्मत और बहुत सारी कहानियां लेके आओ, और बस इतना ही चाहिए, हिम्मत और कहानियां। ग्रेट, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया आपसे बात करके, एंड बेस्ट ऑफ लक, कंटिन्यू टू एंटरटेन अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।